हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कोलते और मैं काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हूँ। और आज हम देखने वाले एंग्जाइटी क्या है। जो कि आपको रात रात भर नींद नहीं आती है, ऐसा आपके साथ होता है क्या? या आपको लगता है कि एक्शन मेरे से हो रही नहीं, सिर्फ माइंड में थॉट चल रहे फ्यूचर के, कैसा होगा, मेरे को आएगा नहीं आएगा, या मेरे से होगा नहीं होगा, ये मैं कर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, या कुछ गलत तो नहीं होगा, हार्ट बीट बढ़ते हैं, ऐसे हर चीज़ आपके साथ अगर होती है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम उसको देखेंगे पूरी तरह से, क्या है उसके पीछे रीज़न और क्या कर सकते हैं आप घर बैठे, कैसे एंग्जाइटी से दूर हो सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपके दोस्त के लिए भी। तो उनको शेयर करिए, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए मैं वीडियो लाते रहूँगा। और लाइक करिए वीडियो अगर पसंद आए तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एंग्जाइटी क्या है पहले देखेंगे हम। जो कि आपके नींद ना आने का रीज़न एंग्जाइटी है। आपके स्टमक का जो प्रॉब्लम है उसके रीज़न का भी एंग्जाइटी है, क्योंकि दूसरा ब्रेन स्टमक को कहा जा रहा है अभी के टाइम पे। जो कुछ रिसर्च आ रही है सामने, जो कि जो लोग बहुत एंग्जाइटी में रहते हैं उनका स्टमक एरिया में डाइजेशन में लूज मोशन, और वो अपने सुनाऊंगा आईबीएस यानी इरिटेबल बॉइलिंग सिंड्रोम। ये एक बहुत बड़ी है, इसमें कोई मेडिकल करने के बाद कुछ भी रिपोर्ट में आता नहीं है। यानी कि जब तुम एलोपैथी हॉस्पिटल में जाके सब रिपोर्ट करते हो तो उसमें कुछ आता नहीं है, मगर प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होता इन लोगों का। तो इसके पीछे भी एंग्जाइटी का रीज़न होता है। इस एंग्जाइटी के कारण ही होता है। एंग्जाइटी के कारण बहुत अलग अलग चीज़ें जो फिजिकल पे होती है, जो हम आगे देखेंगे। मगर अभी के टाइम पे जो हो रहा है, स्टमक पे हो रहा है, लूज मोशन पे हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, रात रात आप सोचते हैं, रात दिन वो चीज़ें सोचने में जा रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्यूचर का सोचते हैं। और बहुत जगह पे आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, उस जगह पे आप सोचते। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अंदर से ज़्यादा जब आप टेंशन लेते हो, कोई चीज़ का फेयर होता है या वरी होती है, वो फील होना, जब टेंशन फेयर वरी फील होते हैं आपको अंदर से बहुत टाइम तक, एक दिन नहीं बहुत टाइम तक, डेली में, इस सिचुएशन में उतनी बुरी ना हो, तो ये जो सिचुएशन बनती है आपकी, तो ये एंग्जाइटी है। इसको एंग्जाइटी कहते हैं सीधा सिंपल लैंग्वेज में। अगर साइकोलॉजिकल या सोशल ऑफिशियल लेवल पे बोला जाए तो वो अलग सा टर्म थोड़ा बनेगा, मगर मैंने सिंपल आपको समझा इसलिए बनाया। तो देखिए होता क्या है, हम जल्दी जल्दी फास्ट में ले लेंगे और पॉइंट पे आ जाएंगे। पहला पॉइंट आता है थॉट पैटर्न। होता क्या है, जब आप एंग्जाइटी में अटक जाते हो तो आप एक थॉट पैटर्न में चल जाते हो। एक तरह का एक थॉट पैटर्न आपका बन जाता है, जैसे कि कभी कभी आप फ्यूचर के कोई चीज़ आपने फेस नहीं की होंगी, तो उसी टाइम पे आपको वो थॉट परेशान करता है। जैसे कि जब तक आप उस चीज़ को फेस नहीं करते तब तक आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, बहुत चिंता करते हो उसके बारे में। मगर ये होने के बाद भी वो चीज़ अगर आपने फेस भी कर ली तो अगली बार फिर से कुछ जगह पे आपके साथ होता है, क्योंकि वो एक पैटर्न में आप लूप में आ जाते हो, जिसे हम ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक भी बोलते हैं, या एक पैटर्न बन जाता है थॉट का, जो बैकग्राउंड में चलते रहता है, आपके कंट्रोल में नहीं रहता। जब भी कोई चीज़ करने के टाइम आता है तो आप बहुत सोचने लग जाते हो, तो ये इसमें आता है अलग। अब दूसरा पॉइंट है निगेटिव थॉट। जब भी आपको एंग्जाइटी होती है तो आप निगेटिव सोचने लगती है, ये मेरे से नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं फिर से फेल हुआ तो क्या होगा, अगर बॉस ने नहीं बोला तो क्या होगा, अगर मैं इंटरव्यू में पास नहीं हुआ तो क्या होगा, ये मुझे काम नहीं आए तो क्या होगा, ये मैं सच में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, या उनको क्या लगेगा, उनको बुरा तो नहीं लगेगा, वो मेरे बारे में अच्छा तो नहीं सोच रहे, मेरे बारे में गलत तो नहीं सोचेंगे, या उनको मेरा बिहेवियर पसंद तो नहीं आएगा, या मेरा काम तो पसंद तो नहीं। अलग अलग तरीके के अलग अलग क्लाइंट के अलग अलग एंग्जाइटी के इश्यूज होते हैं, जो आते हैं कुछ नेगेटिव थॉट में भी, जिसमें हम खुद को जज करेंगे, खुद पे डाउट करने लगते हैं, खुद सोचते रहते, सिर्फ सोचते,
करते कुछ भी नहीं, सिर्फ सोचते रहते। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सिर्फ सोचते हो, एक्शन लेते नहीं, इसलिए वो आप एक लूप में अटक जाते हो। यही से इस तरह। तो ऐसे बहुत और काउजेस हो गए, मगर हम उसमें टाइम न वेस्ट करते हुए आगे चलेंगे कि इस पे क्या कर सकते हैं, इसको घर बैठे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं। पहले इसमें मैंने यहाँ पे एक 3C लिखा है। 3C यानी क्या? 3C यानी पहले आपको कैच करना है, चेक करना है, चेंज करना है। कैच यानी क्या? कोई भी थॉट जब आप तुम लेते हो, समझ लो आपको जिसकी भी आपको एंग्जाइटी हो रही होंगी, उसको पहले आप लेते यानी कि कैच करते हो कि अब वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, उसको गलत तो नहीं लगेगा। आपने ये थॉट ले लिया, समझ लो आपने कैच कर लिया कि मेरे फ्रेंड को या हस्बैंड को कुछ गलत तो नहीं लगेगा। आपने एक कोई तो भी चीज़ कर ली, अभी आपने कैच किया उसको, ठीक है। कैच करने के बाद क्या करने का है आपको? चेक करने का। चेक में क्या आएगा? एविडेंस आएगा। इसके पहले आपके पास उसके कुछ एविडेंस है क्या कि आप बता सकते कि वो मेरे बारे में गलत सोचेंगे या ऐसा होगा? इसके पहले ऐसा कुछ हुआ है क्या? हुआ है तो कितनी बार हुआ है? 10 में से 10 बार हुआ है क्या? 8 बार हुआ है क्या? हाँ, अगर 8 बार होता है तो हम मान सकते हैं एविडेंस के लिए। मगर 10 चीज़ों में से 10 बार में सिर्फ 2 बार हुआ है या एक आधा बार हुआ है, तो ये होने के चांसेस 1% से भी कम है, यानी कि वैसा नहीं होगा। दूसरा रीज़न है, ये सिर्फ मेरी सोच तो नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा मेरे जैसी जो सिचुएशन है वो दूसरे भी फेस कर रहे हैं। क्या वो भी ऐसे कर रहे हैं क्या? उनको देखिए, उनको आपका जो थॉट है, वो प्रॉब्लम है, वो उनको एक जगह पे जाके सोचिए कि वो क्या करते। अगर तुम्हारे दूसरा कोई दोस्त होता और यही सिचुएशन होती जो कैच किया आपने कि वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, जो भी चीज़ हुई होंगी, तो वो तुम्हारा फ्रेंड इस टाइम पे क्या करता? सिर्फ सोच के देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियरिटी आ जाएंगी। ये नहीं होता है। तो इसमें यह है कि ये मेरे कंट्रोल में है या नॉन कंट्रोल में। ये मैं बहुत बार बताता हूँ, ये ओवर थिंकिंग में भी मैंने यूज़ किया है ये, कि जब ये मेरे कंट्रोल में है या नॉन कंट्रोल में। तो अब अच्छे से सोचोगे तो ये नॉन कंट्रोल में, क्योंकि कौन क्या सोचेगा ये मैं कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ? ये मेरे नॉन कंट्रोल में आएगा नहीं। कौन क्या सोचेगा, अब मेरे बारे में क्या सोचते, इसका अगर मैं सोचने लगूं तो फिर मैं मेरे बारे में कब सोचूंगा? सीधी बात है। तो ये 2-3 ऐसे चेक करने के, जिसमें लॉजिक लगाने का है आपको, रेटिंग लगाने की है कि कितना सही कितना नहीं। अब ये होने के कारण क्या होता है, जब 3C आता है, अगला C चेंज वाला, तो आपका माइंड सेट बदल जाएगा कि ये इतना ज़रूरी नहीं है सोचना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना मैंने सोचा। आपको क्लैरिटी आ जाएगी और आप देखेंगे कि मुझे ज़रूरत नहीं आपको चेंज करने का, मैं अब इसके बारे में नहीं सोचूंगी, आपके चेंज आ जाएगा, थिंकिंग पैटर्न में चेंज आएगा। जो यहाँ आप सोच रहे थे वो सोच आपकी यहाँ नहीं रहेंगी। अगर रही भी तो वो सिर्फ कितना 1% रहेगी। अगर ये आप प्रैक्टिस करते हो तो ये 1% भी कम हो जाएगी। मगर इसको जो सबसे ज़रूरी है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है इसमें। सिर्फ अभी लिख लिया मैंने बताने के बाद एक दिन तो नहीं होगा, क्योंकि आपके नेगेटिव थॉट या थॉट पैटर्न कितने दिनों से प्रोग्राम हो चुकी है, कितने दिनों का ये बना लूप है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको प्रैक्टिस की कितनी ज़रूरत है। अगर आपका 6 महीने से या 2 महीने से 1 महीने से अगर ये बनाए, तो कम से कम आपको 15 दिन लगातार 2 टाइम या 1 टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 3C की। आपको लिखने का है, कोई भी थॉट आए तो उसको देखने का, कैच कैसे किया मैंने, चेक कैसे किया, एविडेंस क्या है, नॉन कंट्रोल है, कंट्रोल है, क्या उसमें कुछ लॉजिक है, कितना 10 में से अब तक कितने बार हुआ है वो परसेंटेज में डालो, रेटिंग में डालो और सोचो। वो होने के बाद आपको लगा, ध्यान में आएगा कि यार ये सोचा लगते, तो चेंज क्या आएगा वो थॉट को, या फिर तुम्हारे फ्रेंड को रख सकते हो, वो कैसे सोचेगा अगर उसके साथ ऐसा होता। तो दूसरे के नज़रों को, दूसरे के गॉगल से देखने की कोशिश करो।
इस टाइम पे जब चेक करते हो तो अब यहाँ से बाहर आ जाओगे। ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो साइकोलॉजी में बताई जाती है, एक थेरेपी का पार्ट है 3C, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये आपको बहुत बार दिखेगा नहीं बताते टाइम, मगर ये साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल यूज हुआ है अब तक, बहुत रिजल्ट आते हैं इसके। इसलिए 3C को याद रखो, नोट कर लो इसको। अगला पॉइंट है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग क्या है? डीप ब्रीदिंग को कोई कोई बॉक्स ब्रीदिंग भी कहते हैं, जिसमें 4 बार 4 सेकंड सांस लेना है, 6 सेकंड होल्ड करना है और 8 सेकंड इनहेल करना है। डीप ब्रीदिंग यानी स्टमक में ये हाथ रखने का है, लेफ्ट राइट यहाँ, और इन्हें जैसे करके दिखाया आपको वैसे करना है। सिर्फ आपको पेट बाहर आना चाहिए, ऐसी सांस लेनी है, उसको होल्ड करना है 6 सेकंड तक और 8 सेकंड तक मुंह से स्लोली स्लोली छोड़ना है। अगर आप ये 10 मिनट भी करने लगे तो आपकी एंजाइटी खत्म होने लगेगी। कुछ ही दिनों में आपकी एंजाइटी खत्म होगी, क्योंकि जब ब्रीदिंग स्टार्ट होती है तब थॉट रुक जाते हैं, वो ब्रेकआउट होने लगते हैं, और प्रैक्टिस से माइंड रिलैक्स होता है। रिलैक्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। रिलैक्स क्यों इंपॉर्टेंट, इसकी साइंस भी बताऊंगा मैं, इसके पीछे साइकोलॉजी है। हाँ, ये अगला रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन में सबसे ज़रूरी है पीएमआर यानी कि प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन। इसमें क्या होता है, इसके पीछे का पहले साइंस जान लेंगे हम। क्या है, साइकोलॉजी में जो हमारे ब्रेन में एक लिम्बिक सिस्टम है, वो सबसे पुराना हमारे इसमें जो हमारे पूर्वज थे अधिमानव, उनसे वो आया हुआ है, जिसमें अमिगडाला और फियर के जो इमोशंस का पार्ट होता है वहाँ से आए। ये बाद में प्रीफ्रंटल लोब डेवलप होते आए कुछ सालों से। तो ये लॉजिक लगाता है, मगर वो अभी भी इमोशंस पे, और इसी के पार्ट में ये एंग्जाइटी का रोल वर्क करता है। तो इसमें सीधी बात बताने की है, तो जब रिलैक्सेशन और एंग्जाइटी दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अगर आप जब रिलैक्सेशन में होते हो तो एंग्जाइटी नहीं रहेगी, अगर एंग्जाइटी है तो रिलैक्सेशन नहीं रहेगी। दोनों में से एक ही चीज़ एक टाइम पे रह सकती है। तो इसके लिए आपको जितना आप रिलैक्सेशन करोगे, प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन, ये बहुत पावरफुल है। क्या करते हैं उसमें, आपको वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे कहाँ भी ईजिली। इसमें कुछ नहीं होता है कि हम एक जगह पे रिलैक्स बैठ जाते हैं आंखें बंद करके, और वो अगर ऑडियो होंगे तो ऑडियो, नहीं तो आप खुद ऑटो सजेशन दे सकते हो। डीप ब्रीदिंग लेके 2 4 5 डीप ब्रीदिंग लेने के बाद मेरा सर रिलैक्स हो रहा है, ऐसे काउंट करना 1 से 10 बोलने के बाद 10 बोलने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मेरे कान भी रिलैक्स हो चुके हैं, मेरे हाथ भी रिलैक्स हो चुके हैं, मेरे शोल्डर भी रिलैक्स हो चुके हैं। काउंटिंग करने का 10 बोलने के बाद रिलैक्स हो चुका है। हर एक पार्ट को, ऑर्गन को रिलैक्स करते करते पैर तक जाना है, मगर रिलैक्स करने के पहले उसको एकदम टाइट करना है। अगर ये हाथ को रिलैक्स करना है तो मेरे को पहले बोलना पड़ेगा, ये पूरा टाइट करना पड़ेगा, और बाद में बोलना पड़ेगा लेफ्ट हैंड 1 to 10 तक बोलूँगा मैं, तो 10 के बाद रिलैक्स 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 रिलैक्स, 10 बोलने के बाद उसको पूरा रिलैक्स छोड़ देना है। तो ये पूरा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं मिल जाएगा। तो आपको ये रिलैक्सेशन के लिए बेस्ट है, जो एंग्जाइटी से आपको दूर रख सकता है। तो हमने ये 4 पॉइंट देखे। अब आते हैं एंग्जाइटी की रेटिंग पे। आपको जो भी एंग्जाइटी होती है उसको है ना, कभी भी एक पेज पे ऐसे लिखो और उसको रेटिंग दो कि मुझे जो एंग्जाइटी हो रही है वो कितनी है, 50% है, 70% है, 90% है। क्योंकि इसी से आपको क्लियरिटी होगी कि एंग्जाइटी है कितनी। इसके फायदे क्या है मैं आपको नीचे बताऊंगा। अभी रेटिंग निकालना जरूरी क्यों है, ठीक है। अब ये CBT है। CBT ये बहुत पॉपुलर और बहुत फेमस है।
जो एरॉन बेक की है। सीबीटी का फुल फॉर्म है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो बहुत पॉपुलर है। तो वो एंजाइटी के लिए भी यूज़ होती है। तो उसको मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। सीबीटी का एक मॉडल है ABCDE तक। तो ये आपको मैं शॉर्ट में बताने वाला हूँ, मगर इसमें मैं बाद में वीडियो लाऊंगा जो स्पेसिफिक हर एक एग्जांपल देके मैं बताने वाला हूँ बाद में। अभी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं सीबीटी के थ्रू कैसे काम करता है, कैसे आप घर बैठे आपकी एंजाइटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं और क्लियरिटी ला सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एंजाइटी को कम कर सकते हैं घर बैठे। तो आपको लेना है A B C, ऐसे आपको E तक लिख लेना है। A यानी इवेंट होता है, आपको मैं फुल फॉर्म बताता हूँ। B यानी बिलीफ, C यानी कॉन्सिक्वेंसेस, D यानी डिसफंक्शनल डिस्प्यूट और E यानी इम्पैक्ट, उस चीज़ का बना हुआ इम्पैक्ट। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल में ले लिया कि समझ लो, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, ऐसा उसका एक थॉट है। ठीक है, ऐसा एक इवेंट हुआ है एक स्टूडेंट के साथ, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। अब देखो ये लिख लेने का है। लिख लेने के बाद आपको B पे नहीं जाना है, फिर C पे जाना है। ये तो खाली रहेगा, मैंने अभी लिख के रखा है मगर ये खाली रहेगा। C पे जाना है तो उसके आपको इमोशनल क्या इम्पैक्ट हुआ, जब ये इवेंट हुआ तब इमोशनल इम्पैक्ट क्या हुआ, तब आपको क्या लगा, डर लगा, अजब डर लगा और बहुत थिंकिंग, ओवरलोड थिंकिंग, माइंड में बहुत थॉट चलने लगे, ऑटोमेटिक थॉट चलने लगे आपके। ये सब इमोशंस के लेवल में हार्ट बीट बढ़ने लगा। ऐसे आपको अलग अलग हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक डर का दिया, आपको इमोशंस जो वहाँ पे फील होगा वो वहाँ लिख लेने का। उसके बाद है फिजिकल। फिजिकल में हार्ट बीट हाई होता है, चेस्ट पेन होने लगता है, स्वेटिंग होने लगती है, स्टमक प्रॉब्लम आता है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, एकदम बहुत फास्ट हो जाती है, वीकनेस लगता है। बहुत बार वीकनेस को अब एलोपैथी के पास जाके, डॉक्टर के पास जाके वो सब दवाइयाँ मेडिसिन लेते हैं, मगर आपको जो रिजल्ट चाहिए वो मिलते नहीं। तो इसका रीज़न क्या होता है, एंजाइटी होती है। क्योंकि आप बहुत एंजाइटी करते हैं तब भी वीकनेस आ सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ सकता है, स्टमक का आता है, स्पिटिंग का आता है। ये सब फिजिकल पॉइंट अब मैंने यहाँ पे लिखे, मगर अलग अलग हो सकते, आपके इस पे डिपेंड करता है। जब आप लिखेंगे तो वो फिजिकल भी आपको लिखने का है, क्या क्या हो रहा है, फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो आपको लिखने के, उसका परिणाम लिखने का है। उसके बाद है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल क्या है कि बहुत ओवर थिंकिंग बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, कर कुछ भी नहीं रहे मगर सिर्फ सोच रहे मेरे साथ बुरा तो होगा, डर लग रहा है कुछ करने से। तो ये अलग अलग होगा, मैंने एक एग्जांपल बताया, ये और डीप में इसमें पॉइंट निकल सकते हैं, मगर ये एग्जांपल से इतना ले लिया हमने आपको समझने के लिए। हमने इमोशनल ले लिया, साइकोलॉजिकल ले लिया, बायोलॉजिकल ले लिया रीज़न। अब आने का है ये होने के बाद बी पे यानी कि थॉट या आपका बिलीफ। आप आपके उस टाइम पे, इवेंट के टाइम पे थॉट क्या था वो लिखना है। जैसे मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, इस टाइम पे ये स्टूडेंट का थॉट था कि मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा उसको लगने लगा, मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, ये लिख लिया। आपके इसमें अलग हो सकता है, वो आप लिख लेने का है आपको। बाद में अब ये होने के बाद हम आते हैं डी पे, जिसको डिस्प्यूट या डिसफंक्शनल कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डी वाला। तो आपको इसमें क्या करने का है, आपको जो इवेंट आपके साथ हुआ, जो आपका थॉट था, जो आपके साथ इम्पैक्ट हुआ, तो इवेंट में देखने का है जिसके बारे में मेरे पास एविडेंस कितने है। जैसे मैंने लिखा एविडेंस क्या है मेरे पास, वो देखना है कि मैं ऐसा प्रूव कर सकता हूँ कि मेरे साथ हुआ है। तो ये एक ही बार नहीं, ये बहुत बार हुआ है, 10 में से 9 बार हुआ है। आपको दिखेगा 9 बार हुआ ही नहीं, क्योंकि एंजाइटी में वो जो चीज़ होती है वो रियलिटी में वह चीज़ें होती नहीं, वो सिर्फ दिखता है पर्दे पे कि ये हो जाएगा, वहाँ जाके वो चीज़ होती ही नहीं।
क्योंकि वो सिर्फ एक थॉट है आपके दिमाग में, तो आपको एविडेंस मिलते नहीं, ज़्यादा आपको एविडेंस मिलेंगी नहीं। एक आधा बार आपको हुआ होगा, होता नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मगर आपको एविडेंस देखनी, कितने एविडेंस है आपके पास, तो आपको देखेंगे कि यार नहीं, मैं तो सिर्फ पहली बार फेल हुआ, या फेल हुआ है भी नहीं, सिर्फ डर लग रहा है, किसी दोस्त ने कहा, इसी ने कहा एग्जाम टफ है, यू ए स्टडी ऐसा है वैसा। क्या सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है? क्या सिर्फ स्टूडेंट के लिए वो हार्ड है? क्या सिर्फ स्टूडेंट के लिए हार्ड बनाए एग्जाम पेपर, बाकी के बच्चों को नहीं बनाए वो जो क्लासमेट है? ऐसा तो नहीं है ना। यानी कि ये सिर्फ सोच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके पहले हुआ, या ऐसा भी नहीं इसके पास कोई रीजन है कि मैं इसके पहले 2 बार फेल हुआ, 3 बार फेल हुआ, एविडेंस भी नहीं है उतना। हाँ, दूसरी बात ये कि बहुत स्टडी किया, मैंने बहुत स्टडी किया है, मगर मेरे को लग रहा है डर। अगर आपने स्टडी नहीं किया तो ये थॉट आना पॉसिबिलिटी बहुत है, यानी कि थॉट आने के चांसेस कब है? आप एक्शन में कम पड़े, इसलिए मैंने एक्शन लिखा। आप एक्शन में कम पड़े होंगे, आपने स्टडी कम किया होगा, तो स्टडी कम किया तो माइंड तो एक मंकी की तरह वो भटकते ही रहता है इधर उधर, ये पेड़ से वो पेड़ से इधर उधर, तो वो आएगा ही कि डाउट आने वाला है, सेल्फ डाउट आता ही है, वो कॉमन है। मगर सेल्फ डाउट कम करने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, वो कम हो सकती है, इस पे काम करना जरूरी है। तो इधर यहाँ पे एक्शन की कमी हो सकती है जो हमने देखी। कितने बार हुआ ऐसा? तो कितने बार हुआ है? एक बार भी नहीं हुआ। जो मैंने कहा कि आप कितने बार फेल हुए, कितने बार भी नहीं। मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, सिर्फ ये थॉट है, बोले तो इसके पहले इसके साथ हुआ नहीं है ऐसा। एग्जाम्पल नीचे दिया है, 10 में 2 बार, यानी कि बहुत कम अगर स्टडी करता हूँ तो समझो 10 में से, अगर एग्जाम्पल दिया मैंने, 10 में से रेटिंग निकाली, 1 to 10 में एक रेटिंग निकाली, उसमें से सिर्फ रेटिंग 2 आ रही है, यानी कि बहुत कम है। अगर 7 के ऊपर आती रेटिंग, 8, 9, 10, तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे आप समझ में आएंगे, ये रेटिंग हम यहाँ पे लेते तो आपके ध्यान में आएगा कि ये रेटिंग सिर्फ 30 भर रही है, तो ये हम बोल नहीं सकते कि ये बहुत एंग्जाइटी लेवल है। अगर यहाँ पे होती 80 के ऊपर या 75 के ऊपर तो बहुत ज़्यादा लेवल पे, तो ज़रूरत नहीं इतना सोचने की। हम उसको रेटिंग देने से हमको क्लियरिटी आ जाती है, इसलिए रेटिंग देना ज़रूरी होता है। आगे देखिए, हाँ, स्टडी का हुआ, अगर मेरे दोस्त के साथ होता तो वो क्या करता, वही चीज़ आपके दोस्त को फील करके दिखाओ। समझ लो अगर तुम्हारा दोस्त है, अगर उसके साथ ही ऐसा होता कि मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, वो क्या करता। दूसरों की नज़रों से देखने की कोशिश करो आईने से, तो आपको ध्यान में आएंगे कि वो उतना नहीं सोचेगा जितना तुम सोच रहे थे। तो यहाँ पे भी ये ज़रूरी है, आप भी हर एग्जाम्पल में तुम्हारे कोई भी प्रॉब्लम हो एंग्जाइटी का, तो इसमें जब मॉडल में डालोगे तो आप यहाँ पे ये ले सकते हैं कि मेरी जगह कोई दोस्त, भाई बहन, या और कोई मम्मी पापा, और कोई तुम्हारे होंगे मेहमान, उनको सोचने की कोशिश करो उनकी नज़र से। अगर उनको ये फेस करते, या कोई उम्र का तुम्हारी दूसरी वो फेस करता तो वो कैसे देखता, तो आपको एक नज़र में आ जाएगा कि क्लियरिटी आ जाती है और क्लियर हो जाता है। तो इसके कारण आपको क्लियर होगा कि ऐसा कभी फेल हुआ नहीं है, ये सिर्फ एक सोच है। तो आपका क्या होगा, ई जो इम्पोर्टेंट है, इम्पैक्ट, यानी कि डरने की जरूरत नहीं। हो गया आपका डर यहाँ पे कम, स्टार्टिंग में यहाँ पे था आपका डर, अभी वो यहाँ तक आ जाएगा रेटिंग के हिसाब से। यानी कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 से सिर्फ 2 बार हुआ, बोले तो 10 चीजों में से सिर्फ 2 बार हुआ। तो रेटिंग के हिसाब से अगर ये इतना कम है तो इसने सोचने की बात नहीं है क्या, ये 2 भी कम हो जाएगी बाद में अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आज की वीडियो में इतना ही था। इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, या मेडिटेशन कर सकते हैं, या रनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें और ऐड कर सकते हैं जिससे एंग्जाइटी कम होगी। अगर ये प्रैक्टिस करते हैं आप, ये करते हैं 3C, इसके साथ और एक है जो ज़रूरी है, वो है ग्रैटिट्यूड। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड आप अगर करेंगे तो आप सेटिस्फाई मोड में रहेंगे, तो आप एंग्जाइटी में जा ही नहीं सकते। अगर गए भी तो वहां पे भी आप बोलेंगे ये भी कुछ तो भी अच्छे के लिए हुआ है,
ये सोच बनती है ग्रेटिट्यूड वालों की। इसलिए ग्रेटिट्यूड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ें है उसके बारे में। अगर ये एग्जांपल ले लो, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो इसको एंग्जाइटी नहीं होती। ग्रेटिट्यूड के हिसाब से देखा जाए तो वो क्या बोलेगा, नहीं अब तक मैं इतना बार अच्छे मार्क्स लाया हूँ, अच्छे नंबर से पास हुआ हूँ, तो इसलिए मैं बहुत आभारी। तो इसकी ये सोच के कारण ये थॉट उसको परेशान नहीं करता। तो ग्रेटिट्यूड में आप पॉजिटिव रहते हो और इसका फायदा बहुत बहुत बढ़िया होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। और आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा, हेल्पफुल हो लगा होगा, कुछ रिलेट कर पाए होंगे, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ऐसे वीडियो के लिए, और शेयर करिए अपने दोस्तों के। और आप तक अपने पूरा वीडियो देखा इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू।